इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, अपने बच्चों को लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें हर परेशानियों से भी बचा के रखता है। पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो उन्हें अपने ही माता पिता दुश्मन नजर आने लगते हैं। आज की कहानी में एक लड़की अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही माता पिता के सामने इस प्रकार से जीत पे अड़ जाती है, जिसकी वजह से दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है इज्जत नगर, और इसी इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है डोहरा, और इसी डोहरा गांव का रहने वाला शिवपाल की पत्नी का नाम है मीना। शिवपाल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम सुनीता, जिसकी उम्र है 24 साल, और बेटे का नाम नेत्रपाल, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। शिवपाल जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, पर इतना भी पैसा नहीं कमा पाता है जिससे उसके परिवार का सही तरीके से गुजारा हो सके। इधर शिवपाल की पत्नी मीना जब अपनी घर की माली हालत को देखती है, अपना कदम घर से बाहर निकालती है और अपने बेटे के साथ मिल करके अपने ही गांव के बगल वाला गांव लालपुर गांव में नर्सरी का बिजनेस शुरू करती है। जैसे ही बिजनेस शुरू होता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगती है। बिजनेस शुरुआत किए हुए अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा था कि 26 जनवरी 2024 को सुबह सुबह हर रोज़ के तरह मीना अपने बेटे नेत्रपाल के साथ जब नर्सरी में काम करने के लिए जाती है, शाम के वक्त दोनों वक्त पे घर नहीं पहुंच पाते हैं। वक्त पे जब घर नहीं पहुंचते हैं, मीना की बेटी सुनीता अपने भाई के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब नेत्रपाल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब नेत्रपाल का नंबर नहीं लगता है, सुनीता अपने पिता से कहती है कि जा करके देखिए कि माँ और भाई अभी तक घर क्यों वापस नहीं आए। इसलिए शिवपाल अपनी पत्नी और बेटा को ढूंढते हुए लालपुर गांव के नर्सरी में जाता है। लेकिन शिवपाल जैसे ही नर्सरी में पहुंचता है, वहां का नज़ारा दे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल उसी नर्सरी में मीना और उसके बेटे नेत्रपाल की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। शायद किसी ने दोनों के सर में गोली मार दिया था। शिवपाल जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करता है, शिवपाल की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे गाँव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस उसी रात को अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के सर पे एक एक गोली मारी गई है। चूँकि उस दिन 26 जनवरी था, पूरे उत्तर प्रदेश और बरेली में भी पुलिस चप्पे चप्पे पे अपनी नज़र रखी हुई थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपराधियों ने इसी दिन का चुनाव क्यों किया था। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर शिवपाल के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शिवपाल से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पत्नी और बेटे की हत्या कौन कर सकता है? क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई रंजिश है? इस पे शिवपाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हम लोग बेहद ही गरीब परिवार से हैं, हमारा भला किसी के साथ कोई दुश्मनी क्या हो सकता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, मीना और उसके बेटे का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई जाती है कि दोनों की हत्या गोली मार करके नहीं की गई है, बल्कि दोनों के सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है, पुलिस भी अब काफ़ी तेज़ी से हरकत में आ जाती है। पुलिस फिर से शिवपाल के घर पर जाती है और उसकी पत्नी सुनीता से पूछताछ करती है। सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी माँ और भाई की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी जिससे शादी लगी हुई है उसी ने किया है। दरअसल सुनीता की शादी मनीष पाल से तय हुई है, जो मीरगंज का रहने वाला है, जो पंजाब में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुनीता जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस सुनीता से ही मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर मनीष से बातचीत करती है। मनीष से जब सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मनीष पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या कर दी गई है। दरअसल मैं पंजाब में अपनी नौकरी कर रहा हूँ। मनीष जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद मनीष ठीक ही कह रहा है, क्योंकि सुनीता ने पुलिस वालों को बताया था कि वो मनीष से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मनीष ने उसकी माँ और भाई की हत्या कर दिया है। पुलिस को लगता है कि मात्र इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के मनीष सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली करने के लिए मनीष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स और उसका लोकेशन ट्रेस करती है। तो मालूम चलता है कि जिस वक्त सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या की गई थी,
उस वक्त मनीष का लोकेशन पंजाब का ही दिखा रहा था। पुलिस को जब अपराधियों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुनीता का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे ये तो नहीं मालूम है कि शायद उसके प्रेमी ने उसकी माँ और भाई की हत्या किया है, लेकिन सुनीता अपने आशिक से ही शादी करने के लिए मनीष से शादी करने से इनकार कर दिया था। खबरी जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस खबरी के तहरीर पे सुनीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे सुनीता रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे तक लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। राशिद जो राजपुरा माफी गांव का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस राशिद के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन राशिद फ़ोन ही नहीं उठाता है। पुलिस जब राशिद के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राशिद अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं राशिद के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब राशिद को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है। जैसे ही राशिद का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन से राशिद को अपने कस्टडी में ले लेती है। इधर पुलिस जब राशिद को लेकर के थाने में पहुंचती है, राशिद जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, देखकर डर के मारे थरथर कांपने लगता है। पुलिस पहले ही राशिद से सवाल करती है कि तुमने सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या क्यों किया है। पुलिस जैसी इस तरह की सवाल करती है, राशिद भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राशिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन दोनों ने मेरे सामने इस तरह का सिचुएशन खड़ा कर दिया कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन राशिद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 6 साल पहले। राशिद जो अपने ही इलाके में राजमिस्त्री का काम करता है। एक दिन राशिद राजमिस्त्री का काम करने के लिए शिवपाल के घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी बेटी सुनीता की खूबसूरती को देखता है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। इधर सुनीता भी जब राशिद को देखती है, सुनीता को भी कहीं ना कहीं राशिद पसंद आ जाता है और फिर राशिद और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। दोनों में इतना काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोनों जानते थे कि इस शादी की मंजूरी दोनों के घर परिवार वाले किसी कीमत पे नहीं देंगे। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुनीता के साथ साथ राशिद के भी घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। राशिद के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि राशिद का गैर जाति की लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, राशिद के घर परिवार वाले भी इस वजह से काफ़ी डर जाते हैं और फिर आनन फानन में अपने बेटे की अपनी जाति समुदाय की एक लड़की से शादी कर देते हैं। हालांकि ये शादी राशिद के पसंद से नहीं होती है। राशिद शादी तो कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता से बातचीत करना बंद नहीं करता है। इधर सुनीता के भी घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का राशिद के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, सुनीता के घर के परिजन भी उसकी शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन सुनीता शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर राशिद शादी करने के बावजूद भी सुनीता से लगातार बातचीत करते रहता है। एक दिन जब सुनीता से फ़ोन पे बात करता है, सुनीता से फिर से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता कहती है कि मेरे घर परिवार वाले दूसरी जाति समुदाय में किसी कीमत पर शादी नहीं होने देंगे। इस पर राशिद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना धर्म बदल लूँगा। सुनीता कहती है तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है और तुम्हारी एक 3 महीने की बच्ची भी हो चुकी है। राशिद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और बच्ची को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे इस तरह का पेशकश सुनीता के सामने रखता है, सुनीता भी राशिद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच सुनीता के घर परिवार वाले उसकी शादी मनीष से तय कर देते हैं। मनीष से जब शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी सुनीता राशिद को दे देती है। राशिद मनीष के नंबर पर फ़ोन करता है और उसके ऊपर दबाव देता है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। इधर मनीष को जब मालूम चलता है कि सुनीता ऑलरेडी किसी दूसरे से प्यार करती है, मनीष को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, राशिद एकदम से परेशान हो जाता है। परेशानी में जब सुनीता के नंबर पर फ़ोन करता है तो सुनीता कहती है कि अब तुम्हारे सामने मात्र एक ही उपाय है कि तुम मेरे घर पे आओ और आकर मेरे परिवार वालों से बातचीत करो। लेकिन राशिद सुनीता के घर भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी सुनीता कहती है कि मेरी माँ और भाई हर रोज़ नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, अगर तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते हो तो तुम वहाँ पे जाकर के बात कर सकते हो। जैसे इस तरह की बातें कहती है, राशिद को भी लगता है कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी 2024 को हर रोज़ की तरह सुनीता के माँ और उसका भाई नेत्रपाल जब नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, शाम के वक्त राशिद भी उन दोनों से बातचीत करने के लिए नर्सरी में जाता है। जा कर के सुनीता की माँ और उसके भाई से सुनीता से शादी करने की बात कहता है।
लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहता है, नेत्रपाल इस बात पे काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इसी बात को लेकर के नेत्रपाल और राशिद के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार जब शुरू होता है, नेत्रपाल राशिद के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसीलिए राशिद अब अपने आप को बचाने के लिए नेत्रपाल अपने साथ जो हथौड़ा लेकर के काम करने गया था, उस हथौड़ा को उठा लेता है और उसी हथौड़े से नेत्रपाल के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से नेत्रपाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन मीना जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जा कर के पीछे से राशिद को पकड़ लेती है और इतने जोर से उसको पकड़ती है कि आखिरकार मीना के नाखूनों का निशान राशिद के शरीर पे भी आ जाता है। जब राशिद को काफ़ी तेज़ दर्द होता है, उसी हथौड़े से मीना के भी सर पे काफ़ी तेज़ से वार कर देता है, जिस वजह से मीना की भी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। उसके बाद से हथौड़े को वहीं पे छुपा देता है, नेत्रपाल का मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर देता है और उसे भी झाड़ियों में छिपा देता है। उसके बाद से राशिद घर पे जाता है, इस बात की जानकारी सुनीता को भी नहीं देता है और फिर अपना घर छोड़ करके मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राशिद जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस राशिद के ही तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज के एक मेरे व्यूवर्स हैं, जिनका नाम है विकास यादव। विकास जो संतो गांव जिला बेहरोर कोटपुतली के राजस्थान के रहने वाले हैं। विकास यादव का एक बेटा है जिसका नाम है मायूस यादव। मायूस यादव की आज जन्मदिन है। मायूस आज पूरे 4 साल के हो चुके हैं। मेरे टीम के तरफ से मायूस बाबू को जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ। फिर मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।